Student class 9, once again I'm here and I was telling you the natural vegetation and wildlife. तो it's a video second of the chapter. Let's start. बात हो रही थी कि किस तरीके से ज़्यादा बारिश वाले स्थानों पर घनी वनस्पति पाई जाती है कम बारिश वाले क्षेत्रों के मुकाबले में. हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट, हमारे लिए फॉरेस्ट जो हैं इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं. ह्यूमन बींग्स के लिए इन फॉरेस्ट का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं. फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल, फॉरेस्ट क्या है, रिन्यूएबल सोर्स माने जाते हैं. दोबारा से अगर उन्हें काटे तो रिजनरेट हो जाते हैं और प्ले अ मेजर रोल इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. जिस इलाकों में जो इन्वायरमेंट है काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुका है, उन इलाकों में अगर हम वेजिटेशंस को ग्रो करें तो डेफिनेटली वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होगा, जो पॉल्यूटेड हो चुका है वो प्योरीफाई हो जाएगा. तो पॉल्यूशंस को दूर करने में वेजिटेशन का काफ़ी वाइटल रोल है. दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, जो स्थानीय क्लाइमेट है उसको मॉडिफाई करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. अगर किसी जगह का लोकल क्लाइमेट वेजिटेशन से इफेक्टिव तो होता ही है. कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं. कई बार भूमि का अपरदन हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो पेड़ बहुत हद तक उसको रोकने का काम करते हैं. रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो जो है, सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, कई सारे उद्योगों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. और रेगुलर स्ट्रीम जो होती हैं झरने टाइप के, उसमें फ्लो करते हैं. अब कैसे करते हैं, स्ट्रीम में लगातार फ्लो कैसे होगा, अभी बारिश ज़्यादा होगी तो स्ट्रीम कभी सूखेंगे नहीं. वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं. प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी व्यू ऑफ रिक्रिएशन, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, कई समुदाय के लिए, कई आदिवासी जो मैंने बताया था, जैसे हमने मुंडा कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था 8th क्लास में कि किस तरह से मुंडा कम्युनिटी लोग जंगलों में अपना अधिकार रखते थे, वहाँ नेचुरल वेजिटेशंस को यूज करते थे और अपने जानवरों को चराते थे, खेती क्या करते थे. तो इन जो पेड़ हैं, वेजिटेशंस जो है, ये कई इंडस्ट्रीज़ को लाइवलीहुड, आजीविका प्रदान करती है कई समुदाय के लिए. एंड ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू, और बहुत ही एक सुखद जो है अच्छा व्यू, रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए व्यू रहता है, दृश्य. दे कंट्रोल विंड फोर्स, जो विंड फोर्स है, जो हवा की गति है उसको कंट्रोल करते हैं. एंड टेम्परेचर, और किसी जगह के टेम्परेचर को भी इफेक्ट करते हैं. एंड कॉज रेन, और बारिश लाते हैं. यानी किसी जगह का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होना वेजिटेशन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है. दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, जो सॉइल है, मिट्टी में ह्यूमस की कमी ज़्यादा हो जाती है उसको प्रोवाइड करते हैं. और शेल्टर, कई सारे वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं. इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन, अब आज की डेट में हम देख रहे हैं ना, लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं. अब इनडिस्क्रिमिनेटली इफ द पीपल आर कटिंग द ट्रीज रेकलेसली, तो जंगल कम हो जाएंगे तो क्या होगा, जो जानवर के लिए शेल्टर है वो शेल्टर तो रहेगा नहीं. और जानवरों ने क्या शहरों में तो आना है. इन दिनों में आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा. इन दिनों में जो जानवर शहरों की ओर आ रहे हैं, जो आदमखोर जानवर है, अदर तरह के जो जानवर है, वो इसी कारण से शहरों में, क्योंकि जंगलों में उनके रहने के लिए शायद एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं रहा, तेज़ी से जंगल कटते जा रहे हैं और यहाँ तो जंगलों में आग लगा दी जाती है. तो जो जंगल हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में या अर्बनाइजेशन के लिए ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं. और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तेज़ी से जो इनकी मांग है, उस कारण से पेड़ को तेज़ी से लोग काटते जा रहे हैं. हालांकि इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये वेजिटेशन हमारे लिए, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये हमारे लिए एक लाइफलाइन का काम करते हैं. इन्वायरमेंट को साफ करने से लेकर अलग अलग जो क्लाइमेट है, सॉइल इरोजन है, ड्यू टू इंडिया जो नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें, हैज अंडरगॉन मैनी चेंजेज, कई सारे बदलाव हम आज की डेट में इसमें देखते हैं
कई चेंजेज हमें नज़र आते हैं ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज ग्रोइंग डिमांड। आज हम देख रहे हैं जैसे पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने से अर्बनाइजेशन हुआ है। अर्बनाइजेशन में जो इन पेड़ों की जो डिमांड है, फर्नीचर की अगर हम बात करें, घरों में जो यूज करते हैं या अदर पर्पजेज के लिए, इनकी डिमांड ही ज़्यादा बढ़ी है। दूसरा, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, उन्हें अनाज भी चाहिए, क्रॉप्स फूड चाहिए उन्हें, तो इसके लिए जो फॉरेस्ट एरिया है वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गए और उन्हें रोज़गार चाहिए, तो कई बार उद्योग स्थापित किए गए हैं, तो वहाँ पर भी, और रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं, वहाँ पर भी पेड़ों को काटा जाता है। यानी कि जो मैन की जो डिमांड है वो तेज़ी से क्या है, वो बढ़ती जा रही है और जो वेजिटेशंस हैं वो करते जा रहे हैं। लैंड्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर। तो आज हम क्या देख रहे हैं, तेजी से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और नए नए जो उद्योग हैं वो डेवलप हो रहे हैं, एंड माइनिंग जो हो रही है। और कई बार का हम देखते हैं जो माइनिंग की जाती है आइदर ड्रिलिंग के द्वारा या क्वेरिंग के द्वारा जो की जाती है बहुत गहराई में। अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स, और कई बार हम देखते हैं जो सॉइल इरोजन होता है उसके कारण वो जब लोग जो आदिवासी हैं या पीपल्स किसी एरियाज में ज़्यादा से ग्रेजिंग ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं अपने जानवरों के द्वारा, तो ओवर ग्रेजिंग के कारण भी हम सॉइल इरोजन देखते हैं। तो ये सभी चीज़ों को रोका जाना चाहिए। वेजिटेशंस कवर, जो वेजिटेशंस है वो कवर करती है इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा। इट नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस, तो हम देखते हैं जो वेजिटेशन है बहुत बड़े जो हिस्सा है, नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस, तो नेचुरल नहीं है रियल सेंस में, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल, जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते, इनएक्सेसिबल रीजन्स में, जैसे कि हिमालय है। जो हिमालय हम जानते हैं, हिमालय में हम क्या देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन हमें नज़र आती है। लार्ज बार द हिली रीजन जो है सेंट्रल इंडिया के, एंड द मरुस्थलीय इलाके हैं जहाँ पर मरुस्थल है यानी डेजर्ट इलाका है, और पहाड़ी इलाके जो हैं मध्य भारत के पहाड़ी इलाके और मरुस्थलीय, और वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरिया हैज बीन मॉडिफाई, तो बहुत जगहों की जो वनस्पति है उसको मॉडिफाई की गई है या रिप्लेस कर दी गई है, और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हम देखते हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया है। आज हम देखते हैं, हमने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा इलाकों में इंडस्ट्रियल एरियाज में या जो बहुत जहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उन एरियाज में इन तरह तरह की वेजिटेशंस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, पॉल्यूशन फ्री रहता है, और एक नेचुरल ब्यूटी भी होना ज़रूरी है, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देते हैं, और जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड की जाती है। और हमें बहुत तरह की हमें हर्बल जो मेडिसिन्स, मेडिकल प्लांट्स के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल है, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं इतने जब इनके यूजफुल है हमारे लिए, तो हमें इनके लिए इनकी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, नेम द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। मध्य प्रदेश है बेटा, मध्य प्रदेश भारत का ऐसा स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम, और सबसे ज़्यादा टाइगर भी वहीं पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग मिनिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर कहता है, ये आप ढूंढिएगा कि यूनियन टेरिटरी कौन सा है जहाँ पर सबसे, अंडमान निकोबार इन इलाकों में ज़्यादा है। इंडिया में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट कवर है पूरे ऑल ओवर इंडिया का 21.5% है, इतने परसेंट 1 है यहाँ पर। इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो क्या कहता है, किस चीज़ को इकोसिस्टम कहता है। ये प्लांट अकर इन डिस्टेंस ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, जो प्लांट है वो अलग अलग ग्रुप कम्युनिटीज में हमें दिखते हैं, इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हम देखते हैं कई बार एक सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, मौसम की अवस्थाएं। द नेचर ऑफ द प्लांट, तो हम देखते हैं जो प्लांट का नेचर है किसी एरिया में, टू लार्ज एक्सटेंस, बड़े पैमाने पर, डिटरमाइन द एनिमल लाइफ इन द एरिया, वो क्या करता है किसी जगह के एनिमल की लाइफ को डिपेंड करता है, निश्चित करता है। आप समझ रहे हैं
क्या कहना चाह रहा है, अलग अलग समुदाय जो होते हैं किसी एरियाज में, तो दो अलग अलग समुदाय होते हैं प्लांट्स के भी, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं कई बार जो सिमिलर होती हैं, सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होते हैं, हमें अलग अलग ग्रुप दिखते हैं। द नेचर ऑफ द प्लांट इन एन एरिया, तो जो नेचर होता है, प्रकृति का जो पौधों की प्रकृति होती है किसी एरिया में, लार्ज एक्सटेंट, तो बड़े पैमाने पर एनिमल्स की लाइफ भी डिपेंड करती है, यानी कि किसी जगह की जो प्लांट है या वेजिटेशन है वो उसी जगह पर रहने वाले एनिमल की लाइफ पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि वो फोडर भी उन्हें मिलता है, वहाँ पर ऑक्सीजन उन्हें मिलता है। ऑल प्लांट एंड एनिमल इन एन एरिया आर इंडिपेंडेंट, तो एक जगह पर जो प्लांट हैं एज वेल एज द एनिमल हैं, उनकी जो लाइफ है एरिया में वो इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, जो उनका फिजिकल इन्वायरमेंट हम देखते हैं, और इस तरीके से फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम, वो क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं, यानी कि एक जगह पर प्लांट और एनिमल ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, फिजिकल इन्वायरमेंट भी बनाते हैं और इकोसिस्टम बनाते हैं। और इसमें एक तीसरा आ जाता है, प्लांट है, दूसरा एनिमल है, तीसरा ह्यूमन बींग आ गया, वो तीनों मिलकर ही तो इकोसिस्टम बना रहे हैं हमारा। ह्यूमन बींग आर ऑल्सो इंटीग्रल, इंटीग्रल कहते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ही अभिन्न अंग है इकोसिस्टम का। इस इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट तो ह्यूमन बींग ही है। और अगर इसमें जो पॉल्यूशन आया है, जो पॉल्यूशन हुआ है, यहाँ जो डिस्टर्बेंस हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि जो फूड वेब है, एक फूड वेब होता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस इस ह्यूमन बींग के कारण ही हुआ है। इसी ने जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्बेंस करने में अपना योगदान दिया है। हाउ डू ह्यूमन बींग इन्फ्लुएंस, ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं किसी जगह की इकोलॉजी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी जगह की वनस्पति को या क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करते हैं। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन, वो क्या करते हैं, इन वनस्पतियों को, इन और वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को यूटिलाइज करते हैं, अपने प्रयोग में लाते हैं। हमें आज की डेट में हम देखते हैं हमें डिफरेंट तरह की जो वनस्पति होती हैं, जैसे अगर मैं नाम लूँगा साल ट्रीज और शीशम ट्रीज, और चंदन की लकड़ी सैंडल है जैसे, और टेरिडोफाइडा के पेड़ हैं, यूकोलिप्टस के हैं, और सिनकोना ट्रीज है, और रबड़ है। तो ये जो पेड़ है कहीं ना कहीं हम इनको अपने यूज के लिए प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा मात्रा में रेकलेसली हम इसको अर्थ में काटते रहते हैं, इससे डिसबैलेंस हो जाता है। इसी तरह से जानवरों को हम अपने यूटिलाइज के लिए हम पोचिंग करते हैं, या उनके सींगों को या उनकी स्किन को हम अपने प्रयोग के लिए उनको मार देते हैं। तो इससे तो क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम तेज़ी से अगर पेड़ों को काटते जाएंगे, अपने यूटिलाइज के लिए हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे और तेज़ी से काटते, एक स्थिति तो ऐसी आएगी वो एक्सटेंस हो जाएंगे, हमारा जो इन्वायरमेंट है डिस्टर्बेंस हो जाएगा उसमें, हमारे इन्वायरमेंट में। क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जो, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, इसमें हम फ्लोरा, फोना और ह्यूमन बींग्स, ये तीनों ही इकोसिस्टम बना रहे हैं। दे ग्रीड ऑफ, आज हम देख रहे हैं जो मानव है, ह्यूमन बींग्स हैं, ग्रीड जो उनका लालच है, लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन। वो क्या कर रहा है, जरूरत से ज़्यादा हम ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इन संसाधनों का, जो ठीक नहीं है। इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, इतने जानवरों की पोचिंग की जा रही है, स्मगलिंग की जा रही है, जो इलीगल ट्रेड होता है दो देशों के बीच में जो लोग करते हैं
छिप के किया जाता है, छिपा के जानवरों को आयदर के अलग चीज़ें बेची जाती हैं, उसको स्मगलिंग बोलते हैं, यानी कि गैर कानूनी, इलीगल ट्रेड, गैर कानूनी व्यापार को स्मगलिंग बोलते हैं। तो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इन रिसोर्सेज का, उनका जो लालच है वो शायद भरता ही नहीं। तभी गांधी जी का एक कोटेशन मुझे बहुत याद आता है। गांधी जी क्या करते थे, इस अर्थ में ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं। हमारी नीड्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक घर ही तो चाहिए, और कुछ मात्रा में जलाने के लिए शायद कभी हमें लकड़ी चाहिए, और तो हमें चाहिए नहीं। लेकिन आदमी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास यह अर्थ में रिसोर्सेस नहीं है। वी हैव sufficient resources to fulfill, to satisfy the needs of people on the earth, but we have not resources to fulfill the greed of human beings। आदमी के लालच को पूरा, क्योंकि आदमी के जो लालच का घड़ा होता है ना, कभी नहीं भरता। जो पाप का घड़ा होता है, कहते पाप का घड़ा भर जाता है, लेकिन आदमी इतना लालची हो गया है अपने स्वार्थ के लिए। इनोसेंट जानवरों को हम आज देखते हैं, हम उनको मारते हैं, हम आज पेड़ काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है अर्थ में। इस बीच जो लॉकडाउन हुआ था, आप देखिए पॉल्यूशन कितना था और लॉकडाउन में कितना साफ हो गया। कहीं ना कहीं नेचर जो क्लीनलीनेस है, जो नेचर है वो प्योरीफाई हुई नहीं, प्रकृति जो है वो साफ हो गई। इस प्रकृति में जितना पॉल्यूशन था, चाहे एयर हो, चाहे लैंड पॉल्यूशन हो, या अगर साउंड पॉल्यूशन की बात करें, तो कितना एक अलग लेवल पर हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हमें अर्थ को बचाना है, इसको रहने लायक बचाना है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो पॉल्यूशन, जो इंटरफियरेंस जो था ह्यूमन बींग्स का, वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि नेचर ने बैलेंस करना ही था। तो इससे कहीं ना कहीं एक फ़ायदा भी हो रहा है। अगर हम नेचुरल वे में देखें, इकोनॉमिक वे में मत देखिए देश का नुकसान, इसको एक नेचुरल तरीके से देखिए कि कितना फायदा भी हुआ है। चाहे पशु पक्षियों की हम बात करें, या हम नदी के पॉल्यूशंस की बात करें, या लैंड के पॉल्यूशन की बात करें, या साउंड पॉल्यूशंस की बात करें, तो नेचर जो हमारी हुई है वो कुछ हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब हम आज क्या कर रहे हैं, हम आज पेड़ों को काटते जा रहे हैं एंड किल द एनिमल, और जानवरों को मार रहे हैं, क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजी है उसको इम्बैलेंस तो हम ही कर रहे हैं, नेचर कभी इम्बैलेंस नहीं करती। अगर नेचर के अगर इम्बैलेंस होगा तो नेचर खुद बैलेंस भी कर देती है, क्योंकि नेचर इतनी शक्तिशाली है, नेचर इतनी पावरफुल है। आप देखिए, अगर हम किसी नदी पे कुछ केमिकल्स वगैरह डालते हैं या कुछ गार्बेज वगैरह डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उस रिवर में, उस नेचुरल रिवर में खुद इतनी पोटेंशियल होती है कि साफ हो जाता है, होता है। ऐसे नेचर में कुछ स्मोक है, धुआं अगर हम छोड़ देते हैं, या पटाखे के जो बहुत सारे जो धुआं है वो होता है, तो प्रकृति खुद क्या कर देती है, साफ कर देती है। लेकिन प्रकृति की भी एक क्या है, लिमिटेशंस है, उसकी भी एक शक्ति है कि वो कुछ हद तक ही ऐसा कर सकती है। अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा उसमें वेस्टेज डाल दिया, इंडस्ट्री से जो जितना डिस्पोजल वेस्टेज है वो डाल दिया, और प्लास्टिक्स उसमें डाल दिए, या तरह तरह के केमिकल्स में डाल दिए, तो ना केवल ह्यूमन बींग्स के लिए और जानवरों के लिए हार्मफुल होगा, बल्कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक खतरा हो गया। वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उनके लिए रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ के लिए, और नेचुरल वे में जानवरों के लिए भी वो खतरनाक है। जानवर जब वो पानी पिएंगे और उस जानवर का जो हम दूध इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स अगर उस दूध को इस्तेमाल करेगा, उनके लिए भी खतरा है। इस चीज को बड़े लेवल पर सोचने की जरूरत है। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो ही रहा है। एक तरफ हम जानवरों को मारते जा रहे हैं आए दिन, अपने लिए शिकार हंटिंग करते हैं पीपल, और दूसरी हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो इकोलॉजी तो इन लोगों से जब बनी है, तो हम क्यों नहीं सोचते। एनिमल क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो
जानवरों को मारने से, पेड़ों को काटने से जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, एज ए रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल हैव रीच्ड ए वेयर ऑफ एक्सटेंशन। बिल्कुल सही कह रहा है ये कह रहा है कि कुछ जो पौधे हैं और कुछ जानवर हैं वो लगातार इनको मारने और काटने से एक्सटेंशन यानी कि खत्म होने के कगार में, यानी खत्म ही समझो आप। आज डोडो एक्सटेंस हो गया। ऑस्ट्रेलिया में एक जानवर होता है ईमू, ऑस्ट्रिच है। कहाँ है ऑस्ट्रिच? आज कहीं ना कहीं हमने उसको कंजर्व नहीं किया। तो ठीक है, कंजर्वेशन जो के लिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं, नेशनल पार्क डेवलप किए जा रहे हैं, इवन बायोस्फीयर रिजर्व हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक, इंडिया गवर्नमेंट अपनी तरह से कर रही है। क्या ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है या ह्यूमन बींग्स को भी, जो रहने वाले लोग हैं, द पीपल ऑफ द नेशन, पीपल ऑफ द नेशंस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं जो लार्ज इकोसिस्टम है ऑन द लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, अलग अलग तरह की हमें वनस्पति दिखती, किसी भी इकोसिस्टम में हमें अलग अलग डिस्टिंक्ट टाइप की वेजिटेशंस नजर आती है। एंड एनिमल लाइफ, जो जानवरों की लाइफ है उसको हम बायोम बोलते हैं, जैव बोलते हैं। बायोम्स आर आइडेंटिफाई, तो जो बायोम्स होते हैं प्लांट के बेसिस पर क्लासिफाइड किए जाते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या बायोम्स हैं। आइए देखते हैं वो डिफरेंट टाइप की जो वनस्पति हैं, जो वेजिटेशंस हैं, जो अलग अलग लैंड के अकॉर्डिंग, दूसरा सॉइल के अकॉर्डिंग, तीसरा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, चौथा सनलाइट के अकॉर्डिंग, पांचवा पर्सिपिटेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेरिएशंस लेके आती है। और कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम तो बनाती ही है, चाहे डिफरेंट तरह के फ्लोरा फोना जो और अलग अलग तरह के हम इसमें वेरिएशंस देखते हो। वेरिएशंस तो था, इस वेरिएशन को ह्यूमन बीइंग ने और ज़्यादा वेरिएशन बना दिया है। कहने का अर्थ है कि सुधार नहीं किया है, जबकि उसने सुधार करना चाहिए था, उसको बिगाड़ दिया है। तो आइए हम इसके आगे वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।